हेलो गाइस। मैं आपका दोस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का पहला चैप्टर, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जैसा कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग आप अपने घर में भी देखा होगा। जैसे आपके घर में हर फैसला कोई एक इंसान नहीं लेता, इसमें पावर बटी हुई है। जैसे मम्मी के पास घर का सारा काम का सारी पावर, पापा के पास ऑफिस का, और भाई बहन का अलग अलग पावर। यानी सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी शेयर की हुई है पावर। हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग दो एग्जाम्पलों की मदद से। एक एग्जाम्पल बेल्जियम और दूसरा एग्जाम्पल श्रीलंका। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। बात करें बेल्जियम, तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्रीज़ है। यूरोपियन कंट्रीज़ है जैसा कि आपको पता है। बात करें हम इसकी एरिया की, तो जो इसका एरिया है वो हमारे इंडिया के स्टेट हरियाणा के इतना है। और बात करें इसकी पॉपुलेशन की, तो इसकी पॉपुलेशन है टोटल 1 करोड़। बुक में जैसे इसके नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम हैं, ये आप याद रखना, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग। बात करें हम इसके एथेनिक ग्रुप, एथेनिक ग्रुप मतलब जो बहुत से लोग एक चीज़ फॉलो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, और पंजाबी गुरुद्वारे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। तो वहाँ जो मेन एथेनिक ग्रुप है वो है क्रिश्चियनिटी। सॉरी फॉर डैट। क्रिश्चियनिटी वहाँ का एक सोशल ग्रुप है। ठीक है, अब बात करें हम इनकी लैंग्वेज की, तो वहाँ मेनली 3 टाइप के लैंग्वेज बोले जाते हैं। पहला डच, दूसरा फ्रेंच, और तीसरा जर्मन। तो बात करें हम कितने परसेंट लोग बोलते हैं, तो डच आपने देखा बुक में एग्जाम्पल है 59%। मोस्ट ऑफ द पीपल जो वहाँ के निवासी है वो डच बोलते हैं, और 40% फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी के रिमेनिंग 1% लोग जर्मन बोलते हैं। जो डच बोलने वाले हैं वो रहते हैं फ्लैमिश एरिया में, और फ्रेंच बोलने वाले वलोनिया, ये एक रीजन है, और जर्मन बेल्जियन है। और बात करें हम इसके कैपिटल, इट मीन्स ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में इसका उल्टा है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और रिमेनिंग 20% लोग डच बोलते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ना बेल्जियम में आपसी मतभेद हो गए थे, 2 ग्रुप डच और फ्रेंच लोगों के बीच में। तो इसीलिए बेल्जियम ने एकोमोडेशन दिखाई, यानी समझदारी दिखाई। इन्होंने 1970 से 1993 में 4 बार अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट मतलब हम कुछ नए कानून बना रहे हैं, तो संविधान में
उसे चेंज करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन लगाया जाता है तो हम उसे अमेंडमेंट कहते हैं। 4 बार हुई। 4 बार में उन्होंने पहला अमेंडमेंट था इक्वल नंबर, मतलब इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा था वाइल्ड पावर टू स्टेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो राज्य सरकार है वो सेंटर के बीच में कुछ नहीं बोलेगी। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाना। आर नॉट ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को CG से डिनोट कर रहा हूँ, ओके। और तीसरा था सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल, इन ब्रुसेल्स। इसका यहाँ पे जो दोनों टाइप की सरकार थी, बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और चौथा था, मैं इसको डायरेक्टली आपको चौथा पॉइंट एक साथ समझा दूंगा, कम्युनिटी की गवर्नमेंट। की गवर्नमेंट, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे 1% जर्मन पीपल्स थे, तो इनके लिए बेल्जियम ने अकोमोडेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया कि इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, यानी छोटे स्तर पे गवर्नमेंट, यानी जो काम होगा सबसे पहले छोटे स्तर के लोगों के लिए ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, जिसमें महिलाएं जल्दी रिप्रेजेंट होती थी, छोटी जाति के लिए लोग भी जल्दी जाते थे इसके अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट में। इसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट देखो 4 अमेंडमेंट किए। पहले क्या, इक्वल नंबर ऑफ डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर थे तो उनमें इक्वल नंबर थे, डच स्पीकिंग भी 50 और फ्रेंच स्पीकिंग भी 50, अगर एग्जांपल लिए तो। और दूसरा था एक वाइल्ड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सब कोऑर्डिनेट करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल, यानी ब्रुसेल में एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों, यानी कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और एक लास्ट कम्युनिटी गवर्नमेंट जो 1% लोग के लिए बनाया गया था, जर्मन पीपल के लिए, लोकल गवर्नमेंट। तो एट द एंड जो बेल्जियम का केस है वो किसी मूवी की तरह हैप्पी एंडिंग हुई उसकी। अब बात करते हैं हम श्रीलंका की। बात करें हम श्रीलंका की, सेकंड केस जो हमारे बुक में एग्जाम्पल है, सेकंड केस श्रीलंका की। श्रीलंका एशियन कंट्रीज में आते हैं और इसका कोई नेबरिंग कंट्रीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री का कोई नेबरिंग कंट्रीज नहीं होता, क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और एक एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये इंडिपेंडेंट इसको मिला था 1948 में। किससे? फ्रॉम ब्रिटेन से। ये आप लिख दोगे, आप चमक जाओगे एग्जाम में, थोड़ा सा लाइट आ जाएगा टीचर के सामने। 1948 में, यानी भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके एक साल बाद
श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था। अब बात करते हैं हम इसके एथनिक ग्रुप की। तो यहाँ बहुत से जाति हैं, जैसे 7% क्रिश्चियनिटी, 74% सिन्हेला, ये लैंग्वेज है। ये थे बौद्ध, और 18% तमिल। आपने गौर किया होगा कि इसमें भी 7% क्रिश्चियनिटी और इसकी भी एथनिक ग्रुप क्रिश्चियनिटी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन राज किया। ब्रिटेन जहाँ जहाँ जाता था वहाँ अपनी जाति वाले लोग छोड़ देता था। जैसे 7% लोग क्रिश्चियनिटी में, जैसे श्रीलंका में है। तो यहाँ पे जो थे ना तमिल, वो हिंदू और मुस्लिम थे। आप सोचे कि हिंदू यहाँ कैसे चले गए? आपको याद है जब अंग्रेज रूल करते थे तो वो प्लांटेशन के लिए इंडिया से पीजेंट लोग ले जाते थे वहाँ काम कराने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ एक एक्ट लागू था जब अंग्रेज के समय, इंडियन, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसको आप याद करें कि नहीं पता नहीं, लिंक कर ले, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इंडियन इमाइग्रेशन एक्ट 1980 7089 ये एक्ट था 7 जिसके तहत लोगों को ले जाया गया था यहाँ से वहाँ काम करने के लिए। ठीक है, तो जो यहाँ के जो हिंदू थे ना 18%, वो दो लोग 2 चीज़ में डिवाइड थे। पहला 13% और तीसरा 5%। जो 13% लोग थे ना वो वहाँ के इंडिजीनियस श्रीलंकन तमिल थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो वहीं रहते थे, उनके पूर्वज वहीं पैदा हुए वहीं मरे। और थे 5% इंडियन तमिल। क्योंकि देखो श्रीलंका ऐसा है, थोड़ा डायग्राम बहुत बढ़िया है। इंडिया का स्ट्रक्चर ये यहाँ पे यहाँ के जो तमिल से वो यहाँ पे आते थे इमाइग्रेशन एक्ट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इस ये ज़्यादातर एरिया इंडियन तमिलों के साथ था। फिर जो सिन्हेला थे ना, उन्होंने ना मेजॉरिटिज्म की इन्होंने बनाई एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जो किस पे बेस्ड थी? मेजॉरिटिज्म पे बेस्ड थी, जो मेजॉरिटिज्म पे बेस्ड थी। तो इन्हें देख के इन्हें सब चीज़ में ज़्यादा पावर मिली। यानी सिन्हेला, जैसे किसी एक कंपनी में 2 एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो एक थे सिन्हेला और थे तमिल। तो जो सिन्हेला वाले थे ना एम्प्लॉय, उन्हें जल्दी भर्ती मिल जाता था उस कंपनी में, क्योंकि वो सिन्हेला ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो ये इन्हें फ़ायदा था। बट यहाँ पे जैसे टैलेंट है तमिल में, तो ये तमिल को नहीं लेते थे, सिन्हेला को लेते थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी जाति के थे। तो ये जो सरकार थी ना, ये मेजॉरिटिज्म पे बेस्ड थी। तो इन्हें देख के जो तमिल और हिंदू मुस्लिम थे ना, तो उन्हें गुस्सा आ गया। तो यह सब चीज़ में उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, तो हमें हमारा की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक फॉर्म किया, लिट्टी का मतलब है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। एलम मतलब स्टेट, यानी लिबरेशन मतलब आज़ादी। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, यानी ये चाहते थे कि हमें एक अलग स्टेट दिया जाए अगर तुम हमें पावर नहीं दे रहे थे। ये बात भी इनकी सही थी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो इन्हें जंग छिड़ गई, किसके किसके बीच में? सिन्हेला के बीच में और तमिल ग्रुप में। इनके बीच में जंग छिड़ गई। तो तब इनके बीच में सिविल वॉर हुआ। जैसे आपने देखा होगा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर।
सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, जैसे कैप्टन अमेरिका आयरन मैन में हुआ था। आप मुझे कमेंट करके बताओ आप किसके सपोर्ट में थे। मैं तो आयरन मैन के सपोर्ट में था, आई लाइक आयरन मैन। तो ये सिविल वॉर बताओ कब एंड हुआ, यहीं बता देता हूँ मैं। चलिए यहाँ बता देता हूँ तुम्हारे लिए। ये एंड हुआ 2009 में। ये अभी भी ना यहाँ पे माहौल वैसा ही है, अभी तक वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आई ना, अभी तक ये इम्प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई बेल्जियम की तरह, एकोमोडेशन नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबको साथ लेके चलना सीखा। बट यहाँ पे जो श्रीलंका था, जो उनकी सरकार थी, वो मेजॉरिटिज्म पे बेस्ड थी, इसीलिए ना यहाँ पे ना अभी तक रिजल्ट नहीं आया उतना अच्छा। तो यहाँ पे जो एंड हुआ वो वायलेंस के साथ हुआ, नॉट हैप्पी, एक सैड मूवी की तरह। जैसा कि हमने दो एग्जाम्पल देखा, एक बेल्जियम का केस और एक श्रीलंका का केस, हमने अच्छे से समझ लिया यहाँ क्या क्या हुआ था। तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, शॉर्ट समरी। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्रीज थी। हमारा इनका जो स्टेट था ना, एरिया, वो हमारे हरियाणा जितना था, और यहाँ 1 करोड़ लोग रहते थे। इनकी जो इनकी एथेनिक ग्रुप क्रिश्चियनिटी थी। यहाँ इनकी जो नेबरिंग कंट्रीज थी, वो फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग, नीदरलैंड। तो यहाँ पे जो इनकी कैपिटल थी ब्रुसेल, यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, 20% डच लैंग्वेज, 20 डच, 59% फ्रेंच, 40% जर्मन, 1%। यहाँ फ्लैमिश एरिया, वोलोनिया, बेल्जिनिया। यहाँ पे एकोमोडेशन हुआ 1970 से 1993 में 4 अमेंडमेंट हुए। पहला, इक्वल नंबर ऑफ डच इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इक्वल नंबर ऑफ डच इन सेंट्रल गवर्नमेंट। और वाइल्ड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट दूसरा अमेंडमेंट था। और तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल, यानी जो अलग से ना गवर्नमेंट बनाई गई थी ब्रुसेल में, क्योंकि वहाँ शांति बनी रहे। और चौथी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि 1% लोग के लिए, जर्मन के लिए, जर्मन बोलने वाले थे। और यहाँ पे जो एंडिंग थी, एक मूवी की तरह हैप्पी एंडिंग हुई। और हम दूसरे केस जब पढ़े श्रीलंका का, श्रीलंका एक एशियन कंट्रीज थी, जैसे यहाँ मैंने दिखाया गया है अपनी भद्दी ड्राइंग से। और यहाँ नो नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि ये आइलैंड कंट्री है। और ये इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में फ्रॉम ब्रिटेन से। और यहाँ पे जो एथेनिक ग्रुप थे बहुत सारे थे, जैसे 7% क्रिश्चियनिटी, 74 सिन्हेला, 80% तमिल। जो 80% तमिल थे हिंदू मुस्लिम, और सिन्हेला बुद्धा थे, बुद्धिस्ट धर्म फॉलो करते थे। यहाँ 18% तो 13% और 50% में 5% डिवाइड थे। 30% जो वहाँ के नेटिव थे, और जो 5% जो इंडियन इमाइग्रेशन एक्ट के दौरान वहाँ लाए गए थे। और 74% सिन्हेला ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो मेजॉरिटिज्म पे बेस्ड थी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बढ़िया वाला। और जो 18% लोग थे ना, गुस्सा आ गया, किलस गए, तो उन्होंने लिट्टी फॉर्म कर दी। लिट्टी जो होगा नहीं, लिट्टी, लाइब्रेशन टाइगर एक्ट ऑफ तमिलम। जो यहाँ पे जो सिन्हेला ग्रुप और तमिलनाडु के बीच में लड़ाई छिड़ गई, गंदी वाली धड़ धड़। तो यहाँ सिविल वॉर हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कैप्टन अमेरिका, जाके देखना हॉटस्टार पे, बढ़िया। और यहाँ पे जो एंड हुआ सिविल वॉर 2009 में, ये अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ। और ये जो एंड हुआ वायलेंस के साथ, सब बेकार, नॉट हैप्पी। और यहाँ का दूसरा टॉपिक है बुक का, वो पावर शेयरिंग वाई डिजायरेबल, यानी क्यों चाहनीय है, क्यों चाहिए हमें पावर शेयरिंग। तो आप खुद समझ जाएंगे पावर शेयरिंग हमें क्यों चाहिए। पहला, प्रूडेंटल, यानी स्टेबिलिटी। जैसे बेल्जियम के केस में स्टेबल है, ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी सब शांत था। ये ना, इट रिड्यूस, ये कम कर देता है समाज में लड़ाई झगड़ा। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी जैसे श्रीलंका के केस में, तो यहाँ जैसे सिविल वॉर हो गया, वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है। ऑफ सोशल ग्रुप। और दूसरा, मोरल, ये एक सोल है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा है। अगर ये नहीं होगा ना, तो जैसे बॉडी के बिना, आत्मा के ना बॉडी घटिया है ना, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बिना
ये पावर शेयरिंग ना कॉन्स्टिट्यूशन घटिया है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्म की, ये कैसे फॉर्म में होते हैं। तो बेसिकली ये 4 टाइप के। पहला हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट, यानी जो इसमें जो पावर होती थी ना वो अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ऑर्गन यानी हम इसके अगले चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे, जो है अगला चैप्टर हमारा ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसे पालन कराते हैं, और जुडिशरी जो इन दोनों को देखते हैं, यानी इनका रूल एंड रेगुलेशन चेक करते हैं काम कर रहे हैं कि नहीं सही से। और दूसरा है हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जैसे पहले सेंट्रल, फिर स्टेट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। इन सब तीनों ग्रुप के बीच में अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ गए। और तीसरा है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। इस समाज के जो ग्रुप होते हैं छोटे छोटे, जो माइनॉरिटी होती है उनको हेल्प करती है अपनी बात रखने में, माइनॉरिटी पावर। और चौथा और हमारा लास्ट टॉपिक, इन वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, यानी जो, और ये एक अलग अलग मूवमेंट, जैसे अभी कृषि आंदोलन हुआ था पंजाब में हुआ था, जैसे आपने देखा। इसका एग्जाम्पल है जैसे ट्रेड यूनियन, यानी जो स्ट्राइक करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, अगर कोई लॉ गलत हो रहा है। स्टूडेंट यूनियन, जैसे आपके स्कूल में भी होगा स्टूडेंट यूनियन, और बहुत सा एग्जाम्पल है। तो हम पहुंच गए अपने चैप्टर को ख़त्म करने पे, मज़ा आया। तो एट द एंड चैप्टर ख़त्म हुआ। तो इससे हमें ये सीखना, पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।